हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसकी लगभग 25 वीडियोज थी। आज हम इसी चैप्टर को एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और इसको वन शॉट में कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चूंकि चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैंने जो डेफिनेशंस है या थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको पहले से ही नोट कर रखा है, ताकि वीडियो लंबी ना बन पाए। इसी वजह से पहले से ही नोट कर दिया है। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तभी रेस्ट में कही जाती है जब जो है वो टाइम के साथ में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को जो है चेंज नहीं करती है। सराउंडिंग का मतलब है जो हमारे आसपास का रहन सहन है, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही टाइम के साथ में, तो वो ऑब्जेक्ट जो होती है रेस्ट में कही जाती है। बिल्कुल इसका अपोजिट है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के साथ में, तो वो मोशन होती है। आप वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो मोशन में कही जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे ऊपर वाले में एग्जांपल है, बुक लाइंग ऑन टेबल। एक टेबल पर बुक रखी हुई है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगी क्या होगी, रेस्ट में होगी। अब ए बर्ड, इसमें देखिए एग्जांपल नंबर ऑब्जेक्ट इन मोशन में एग्जांपल, ए बर्ड इज फ्लाइंग इन एयर। एक बर्ड जो है एयर में फ्लाई कर रही है, तो उसकी जो पोजीशन है हर टाइम हर मोमेंट पर चेंज हो रही है। टाइम के साथ में भी चेंज हो रही है और सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में वो मूव कर रही है उसके रेस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है। ए ट्रेन इज मूविंग ऑन रेल्स। ट्रेन जो है रेल्स पर दौड़ रही है, तो उसकी भी जो है पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए मोशन में है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। बड़ा अच्छा टॉपिक है, लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स साइज। इसमें कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर अपने साइज से बहुत ज्यादा की डिस्टेंस कवर करती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो ऐसे कंसीडर की जाती है, कैसे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंसीडर की जाती है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे दिया है, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द डायमीटर ऑफ द अर्थ बीइंग वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, देन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ एक हल्का सा समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये अर्थ है, छोटी सी अर्थ है, और यहाँ पर ये सन है। ठीक है। तो ये अर्थ जो है इसके अराउंड मूव कर रही है, सन के अराउंड। ठीक है। जब ये इसके अराउंड मूव कर रही है, तो ये जो अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है वो ये वाला डायमीटर हुआ, और ये जो यहां से इसकी डिस्टेंस है यानी ऑर्बिट की जो लेंथ है, ये ऑर्बिट की लेंथ होगी, ये यहां से यहां तक। तो ये ऑर्बिट की जो लेंथ है ये इस डायमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हम यहाँ अर्थ को जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए ऑर्बिट। जो मोशन है उसके कितने टाइप है फॉर ए बॉडी, एक बॉडी के लिए। इसमें देखिए पहला स्टेप लिखा रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा लिखा हुआ ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर क्या होता है, व्हेन ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी, मतलब एक पार्टिकल होना चाहिए, बहुत छोटा सा पार्टिकल, या पॉइंट मास बॉडी होनी चाहिए। पॉइंट मास बॉडी मैंने अभी समझाया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो है अपने साइज में इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो जितनी भी डिस्टेंस वो कवर करेगी
वो डिस्टेंस उसके साइज से बहुत बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, पॉइंट मास कंसीडर की जाती है। तो इसमें यही कहा गया रेक्टिलिनियर मोशन में, व्हेन अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी पॉइंट मास बॉडी या कोई भी बहुत छोटा पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ द प्लेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन द स्काई, स्काई में जो है एक प्लेन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो ये मोशन भी जो है आपकी रेक्टिलिनियर मोशन होगी। ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये यहाँ पॉइंट मास बॉडी का काम करेगा। क्यों करेगा ये पॉइंट मास बॉडी का, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है उसके साइड के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए प्लेन जो है क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट मास बॉडी होगा। आगे द पाथ ऑफ लाइट रेज, द पाथ ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज यानी जो लाइट होती है उससे जो रेज निकलती है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो ये भी जो है रेक्टिलिनियर मोशन है। नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, व्हेन बॉडी नॉट पॉइंट मास बॉडी, बॉडी होनी चाहिए वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होनी चाहिए, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट particles move along parallel straight lines and shift through equal distance in a given time, then this motion is known as translatory motion। देखिए इसका मतलब क्या है, एक पार्टिकल मूव कर रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो रेक्टिलिनियर होगी, लेकिन वो पार्टिकल जो था वो क्या था, वो पॉइंट मास होना जरूरी था, स्मॉल होना था, स्मॉल पार्ट होना जरूरी था, पार्टिकल होना जरूरी था। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रांसलेटरी में कोई भी बॉडी हो सकती है, वो पॉइंट मास जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यही ले लिया, एक पेन ले लिया है, अगर ये पेन जो है ये यूं मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इस पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इस पेन के, वो सारे के सारे ध्यान से देखो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करते चले जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे वो भी स्ट्रेट लाइन में। तो इस टाइप की मोशन को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल को जो है रोल किया जा रहा है ग्राउंड पर, जब बॉल ग्राउंड पर रोल हो रही है तो उसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन होती है। एक गर्ल स्लाइडिंग डाउन ए स्लोप, एक गर्ल जो है स्लाइड कर रही है, एक स्लोप पर स्लाइड कर रही है, तो वो मोशन भी जो होगी क्या होगी, आपकी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। नंबर 2 है इसमें सर्कुलर मोशन। देखिए ऊपर था रेक्टिलिनियर, ये किसके अलोंग था, स्ट्रेट लाइन के। सर्कुलर मोशन किसके अलोंग होगा, सर्कल के है, तो इस मोशन को क्या बोल दोगे आप, सर्कुलर मोशन हो गया। मोशन ऑफ टिप ऑफ फैन ब्लेड, फैन के जो ब्लेड की टिप होती है यानी आगे का जो पार्ट होता है वो जब मूव करता है तो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो वो मोशन भी कैसी होगी, आपकी सर्कुलर मोशन होगी। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक, एक साइक्लिस्ट जो है सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है, तो वो मोशन भी आपकी क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, हाँ। बी पार्ट है रोटेटरी मोशन, व्हेन बॉडी नोट पॉइंट मास बॉडी, इसमें भी वही है, पॉइंट मास बॉडी नहीं होनी चाहिए, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव अलोंग ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स and shift through equal angle in a given time, then this motion is known as rotatory motion। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ये पेन ही है, इस पेन को अगर आप ऐसे यू मूव कराओगे, ऐसे टर्न कराओगे, तो इस पर जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी इस पर पार्टिकल है वो सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल इस सर्कल पर मूव कर रहा है, एक इस पर कर रहा है, एक इस वाले पर कर रहा है, तो इस तरीके से जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर मूव कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल, और इक्वल एंगल को जो है मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप की मोशन को भी क्या बोलते हैं आप, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया है, द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, फैन के जो ब्लेड होते हैं वो जो है, फैन के ब्लेड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर मूव करते हैं और सारे के सारे इक्वल एंगल
मेजर करते हैं। द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल, व्हीकल जो है मूव करता हुआ व्हीकल जो है उसके जो व्हील्स है वो भी जो है रोटेटरी मोशन के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है थर्ड, ऑक्सिलेटरी मोशन, व्हेन बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन ए गिवन टाइम देन दिस मोशन इज नोन एज ऑक्सिलेटरी मोशन। इसमें सीधी सी बात यह है कि कोई भी पार्टिकल जो है अगर एक फिक्स पॉइंट के लेफ्ट में भी और राइट में भी मूव कर रहा है, ये लिखा हुआ ना अबाउट ए फिक्स पॉइंट टू एंड फ्रो, यानी एक साइड में जा रहा है फिर दूसरी साइड में जा रहा है, तो इस टाइप की मोशन को बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया द मोशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक है, क्लॉक जो होती है उसका जो बोब होता है वो इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से, तो इस टाइप की मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। ऐसे इसमें जो है द मोशन ऑफ फ्रीली हैंगिंग बोब। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग मोशन, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन ए गिवन टाइम देन दिस मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसमें एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग, गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं अगर उसको आप यू टच करते हैं तो वो जो गिटार वाइब्रेट करता है एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में वाइब्रेट करता है, तो इस मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। इसमें सीधी सी बात है हमारे पास 3 टाइप की मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरी है 2 डायमेंशनल और थर्ड है 3 डायमेंशनल मोशन। सीधी सी बात है हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग ही 3 मोशंस बना दी गई है। एक को कहा गया 1 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन इफ 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सीधी सी बात है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट में से अगर एक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो है कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उस मोशन को क्या बोला जाता है, 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल है मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, मतलब जो ट्रेन होती है आपने देखा होगा वो जो एक ट्रैक पर चलती है, तो ट्रैक का मतलब ये हो गया कि वो केवल एक ही एक्सिस को इन्वॉल्व करके चल रही है। वो एक्सिस जो है चाहे आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकते हो चाहे आप उसको वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं, तो वो एक ही एक्सिस को इन्वॉल्व करके चल रही है, तो इसलिए वो मोशन जो होगी 1 डायमेंशनल होगी। जैसे एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक निश्चित हाइट से जो है ड्रॉप की जा रही है, तो वो भी जो है एक ही डायमेंशंस को इन्वॉल्व करके चल रही है, यानी एक ही एक्सिस को इन्वॉल्व करके चल रही है, तो इस टाइप की मोशन भी आपकी 1 डायमेंशनल हुई। सीधी सी बात है नेक्स्ट 2 डायमेंशनल मोशन, अगर 3 आपके पास कोऑर्डिनेट है उनमें से 2 को इन्वॉल्व करके कोई पार्टिकल चलता है तो उस मोशन को बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे बिलियर्ड बॉल इज मूविंग अराउंड ए बिलियर्ड टेबल, एक बिलियर्ड टेबल बनी हुई है उस पर एक आप बिलियर्ड बॉल मूव करा रहे, तो वो जो बॉल है वो किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग चल सकती है, उसमें दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, यानी आप ये भी कह सकते हैं उसमें 2 कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो है वो आपके 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड चलिए मैं इसी में चेंज कर देता हूं। थर्ड आपका आ गया है, यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ जाएगा 3। The motion of an object is said to be 3 डायमेंशनल मोशन इफ 3 ही आ जाएगा, यहां पर 2 को हटा करके आप क्या लिख देंगे 3 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एक काइट है, काइट उड़ रही है ऊपर, वो हो गया है, या एक फ्लाइंग बर्ड हो गया है, ए फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई, ये हो गया है, या एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो ये मोशन आपकी कंप्लीट होगी।
नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस। मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है उसी लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एस, इसको एस से डिनोट करते हैं या डी से भी डिनोट कर देते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया जिस क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। इट्स एमकेएस यूनिट इज मीटर, इसकी जो एमकेएस यूनिट है वो मीटर है। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एल है, ये आपको पिछले चैप्टर में करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इसका एक एग्जांपल दिया, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रही, बी से सी जा रही और सी से ए पर जा रही है, तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हमने बताया था कि एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो एक्चुअल पाथ का मतलब जहां जहां से मूव करके गई है ऑब्जेक्ट, ए से बी से सी से ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन टाइम टी, एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है किस तरीके से, ए से बी की तरफ को जा रही, बी से सी से डी और डी से ए। ठीक है, ऐसा मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी बाय द ऑब्जेक्ट, कहां से कहां तक जाने पर, ए से सी पर तक जाने में, तो देखो ये यहां से यहां तक जाने का मतलब हो गया ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस है, और यहां से यहां तक जाने का मतलब हो गया इसकी आधी सरकमफ्रेंस। तो वही आधी सरकमफ्रेंस का हाफ कर दिया यहाँ पर, सॉरी सरकमफ्रेंस का हाफ कर दिया है, तो पाई आर आ गया। चलिए, क्लियरली डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से चलती है, यहां से चली ऑब्जेक्ट, यू चली, यू जा करके फिर इधर चली गई, फिर यहां पहुंच गई, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि जो इसका एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ की लेंथ को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी ये बीच की डिस्टेंस जो होगी शॉर्टेस्ट, इसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो वही इसमें बताया गया है, इसको एस वेक्टर से या डी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। इट्स एमकेएस यूनिट वही है, मीटर है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही है जो ऊपर बताया था। एग्जाम्पल यही ले लिया मैंने जो का, तुम बस इसी एग्जांपल में मैंने क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, यानी ए से बी पर गई, बी से सी पर और सी से ए पर चली जाती है ऑब्जेक्ट, तो यानी इसकी फाइनल पोजीशन भी ए है और इनिशियल पोजीशन भी ए ही है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, कैसा आया है, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। इससे अगला चैप्टर जो है वेक्टर, ये वहां पर एक्सप्लेन करेंगे डीपली इसको। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए से ए तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जीरो, यानी जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जीरो नहीं है यहाँ पर, ये जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर क्या होता है ये आगे बताएंगे आपको। तो जीरो वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, रेडियस क्या है आर है, गिवन टाइम दे रखा है आपको टी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, ए से सी तक का पूछ रहा है, ए से सी तक। यहाँ पर ए से सी तक पूछ रहा है, यानी ऐसा चला है, मूव करा ए से बी, बी से सी। तो जब ए से सी इसका पूछ रहा है तो ए क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन है, सी क्या है इसकी फाइनल पोजीशन है। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। अगर हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो ये एक्चुअल पाथ की लेंथ हो जाएगी, यानी तो डिस्टेंस बन जाएगी, लेकिन हमको लेनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो ए सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसका डायमीटर होगा। तो बस वही डायमीटर जो हो गया क्या बन गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए
लॉजिक समझ ले क्या है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो हमने डेफिनेशन में लिखा वही यहाँ डिफरेंस में दिखा दिया। क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस एक साइड में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या थी, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अच्छा, मेन स्टेप समझिए, डिस्टेंस जो होगी हमेशा, डिस्टेंस नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से कभी भी क्या है, कम नहीं हो सकती। मतलब डिस्टेंस जो होगी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा होगी। द डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो होता है कभी भी डिस्टेंस के क्या होता है, ग्रेटर नहीं हो सकता, उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड क्या है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, यानी जो टाइम टेकन है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उनका रेशियो ले लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन का, उसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से। इसके एसआई यूनिट जो होगी मीटर पर सेकेंड है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पीछे बता दिया, एल टी की पावर -1 है, एम एल टी की पावर -1, एम की पावर 0 सॉरी, एल टी की पावर -1। स्पीड जो है कैन बी जीरो और पॉजिटिव, ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका एक टाइप बना दिया यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म क्या कह दिया, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस स्पीड को आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 सेकंड में कितनी कवर करी डिस्टेंस, 10 मीटर, यहाँ 2 सेकंड में फिर 10, यहाँ 2 सेकंड में फिर 10। तो ये आपकी मोशन जो स्पीड जो होगी कौन सी होगी, है यूनिफॉर्म होगी। अब हम एक स्पीड और ले लेते हैं यहाँ पर, इसको बोल देते हैं वेरिएबल। वेरिएबल भी कह सकते हो आप इसको, या नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। वेरिएबल ऑब्लिक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन लिख लीजिए आप या वेरिएबल, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही है, टाइम 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। या हमने मान लिया डिस्टेंस इसने करी है 3 सेकेंड में करी है, और ये डिस्टेंस कर दी है आपने, इसने जो है 1.5 सेकेंड में। डिस्टेंस तो इक्वल ही है लेकिन टाइम इंटरवल क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो ये फिगर जो होगी किस टाइप की होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। आप इसको क्या वो लिख सकते हो, वेरिएबल भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस फिगर शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। 2 टॉपिक हमने पीछे पढ़े हैं, इस पर सी नंबर डाल दिया। पीछे नंबर जो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड ए था और नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल स्पीड को बी था, वो नंबर डालना भूल गया था मैं, लिख लेना। एक ए है और एक बी है और ये नंबर सी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को वी ए वी और वी बार से डिनोट करते हैं। The ratio of the total distance traveled and the corresponding total time taken is known as the average speed. It is denoted by VAV और V bar। देखिए एवरेज स्पीड में जो है क्या है, यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन आ जाता है। जबकि स्पीड हमने जब पढ़ी थी तो स्पीड में क्या आता था, इतना पोर्शन आया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ टोटल वर्ड का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस हो सकती है वो छोटे छोटे पार्ट में हो सकती है। मान लीजिए कोई डिस्टेंस 2 मिनट में कवर की गई, कोई डिस्टेंस जो है
10 मिनट में कवर की गई है, 10 मिनट में डिस्टेंस उतनी हो रही है जितनी 2 मिनट में हो रही है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है पार्ट्स में कवर की गई है, इसलिए यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूज किया गया है, क्योंकि टाइम भी सब डिस्टेंसेस के अलग अलग होंगे इसलिए है। तो यहाँ पर हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए। पॉइंट्स क्या है देखिए, इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस s1 s2 s3 ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स t1 t2 t3 रेस्पेक्टिवली, यानी कोई भी पार्टिकल जो है ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टाइम इंटरवल में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी हमें निकालनी है। देखिए फॉर्मूला वही है, एवरेज स्पीड वी ए वी बोल दीजिए आप इसको, या आप वी बार बोल दीजिए, इज इक्वल टू, देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब हो गया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड हो रही है, s1 हुई प्लस s2 हुई प्लस s3 हुई प्लस डैश डैश, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन क्या हो गया, टाइम टेकन क्या हो गया, पहला टाइम t1 लिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, s2 को कवर करने में t2 लिया, इसमें कितना लिया t3 लिया। तो जितनी भी डिस्टेंस है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम है उनको आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड्स डिस्टेंसेस दे रखी हो, टाइम दे रखी है, तो आप एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा स्टेप है, दूसरे में क्या है, इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस, डिस्टेंस हमने 2 ले ली, 3 ले ली, कुछ भी ले सकते हो, s1 s2 s3 ड्यूरिंग ड्यूरिंग नहीं, विद आएगा, विद स्पीड्स v1 v2 v3 डैश डैश रेस्पेक्टिवली। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर डिस्टेंस दी, टाइम दिए अलग अलग, तो एवरेज स्पीड ऐसे निकली। यहाँ पर डिस्टेंसेस दी जा रही है और वेलोसिटी स्पीड से दी जा रही, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, वी ए वी इक्वल टू, या वी बार इक्वल टू क्या हो गया, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हुई, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश डैश। अच्छा यहाँ टोटल टाइम का पता ही नहीं हमने, टोटल टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि पहले वाली डिस्टेंस को कवर करने में t1 लिया, इसमें दूसरे में t2 लिया, इसमें t3 लिया डैश डैश। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, दिस इज s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश डैश। डिस्टेंसेस तो हमको मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, तो टाइम को कन्वर्ट कर लीजिए, किस में कन्वर्ट कर लीजिए, वेलोसिटी और टाइम डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग कर लीजिए। क्या करोगे, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी v1 है, तो डिस्टेंस यहाँ s1 है, टाइम t1 क्या होगा, तो टाइम t1 के हिसाब से निकाल लीजिए। यहाँ t1 इक्वल टू आ जाएगा s1 अपॉन v1, यानी ये बन जाएगा s1 अपॉन v1 प्लस ऐसे ये s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस डैश डैश। ठीक है, तो ये कंडीशन बनी है कब, जब आपको जो है, जब आपको डिस्टेंसेस दे रखे हैं और स्पीड्स दे रखी है। तीसरा पॉइंट बना देते हैं, इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स with speeds v1 v2 v3 dash dash during time intervals t1 t2 t3 dash dash रेस्पेक्टिवली, ये है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से एवरेज स्पीड निकालनी है, वी ए वी लिख लीजिए इसको आप, या आप क्या लिख सकते हो, वी बार लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, अब की बार डिस्टेंस नहीं दी है इसने,
मैंने एज्यूम कर ली डिस्टेंस S1 S2 S3 ही कवर की गई है, एज्यूम की हुई है, गिवन नहीं है आपको। गिवन तो आपको क्या है, टाइम है, टाइम है और स्पीड्स दे रखी है। अब इसका फॉर्मूला बनाइए। देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हुई यहाँ पर, स्पीड होगी है v1 और टाइम क्या हुआ t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यही है आपका टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश। ठीक है, तो हमको जो है स्पीड्स, डिस्टेंसेज और टाइम तीन कंडीशन में दिए जा सकते हैं। हम उनके एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो वो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। देखिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है। देन द ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट इंस्टेंट। सीधी सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो उसकी जो स्पीड होगी हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर डिफरेंट होगी। आगे क्या लिखा, लेट एस एंड एस प्लस डेल्टा एस बी द डिस्टेंसेज। हमने दो डिस्टेंस कंसिडर कर लिए, डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट्स टी एंड टी प्लस डेल्टा टी रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सॉरी स्पीड, वी ए वी इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी आप इसको लिख सकते हो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब S2 क्या हो गया है, बाद वाली डिस्टेंस यानी S प्लस डेल्टा एस, माइनस S1 क्या हुई S, और T2 माइनस T1 यानी T प्लस डेल्टा T माइनस T। सोल्व किया तो ये आ गया आपका। ये लिखा रखना है रख लो, चाहे छोड़ दीजिए आप इसको। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन समझिए क्या है। चलिए इसको मैं रफ ही कर देता हूँ यहाँ से, ये तो आपको समझाने के लिए था। इफ इन लिमिटिंग केस, ये स्टेप समझने का है। इफ इन लिमिटिंग केस टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर लिमिटिंग केस में टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी टेंड्स कर रहा है किसकी तरफ को, जीरो की तरफ को कर रहा है, जीरो की तरफ को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेंड्स टू जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये जो अप्रोच कर जाएगा स्पीड की तरफ को, ये एक स्पीड बन जाएगी। और कैसी स्पीड हो, एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पर, और कैसी होगी, इस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है कि स्पीड की तरफ को अप्रोच कर जाएगा, और वो स्पीड क्या कही जाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कही जाएगी। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी है, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहाँ भी लगा दी, इधर भी और इधर भी लगा दी है। ठीक है, तो इसमें तो लिमिट आप अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कहीं भी डेल्टा टी नहीं है, तो ये तो आपने ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, स्पीड में कन्वर्ट हो गया है। और ये आपका जो का तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस s with respect to time t and is denoted by ds upon dt, यानी इसको मैथमेटिकली जो है ds upon dt लिखते हैं, जिसको मैथ्स में कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस s, जो भी डिस्टेंस दी हुई है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, और किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के, क्योंकि टाइम से आप इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी वी आई इज इक्वल टू, यानी इसी को आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दोगे, या ये कह लीजिए, या इसका सिंबल हो गया, या डी एस अपॉन डी टी कह लीजिए। डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। सीधी सी बात ये होगी, हम जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका,
डिस्टेंस का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी वही है जो ऊपर आपने स्पीड पढ़ा, बस वहां जहां स्पीड में डिस्टेंस यूज हुआ है यहाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज हो जाएगा। तो क्या हुई, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement traveled upon time taken. Velocity is a vector quantity. It is denoted by v vector. its SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। डायमेंशनल फॉर्मूला LT की पावर -1 है। ये एक आपका ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, निगेटिव था और जीरो था, ऐसे ही वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल्स ऑफ टाइम, देखिए जैसे पीछे था, पीछे क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, डिस्टेंस यूज की थी। सेम लैंग्वेज वही है, बस यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड आ जाती थी और वहां पर क्या, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वही बात है, यहाँ ए से बी में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही यहाँ 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है 10 मीटर है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये फिगर जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। से ऊपर वाली लैंग्वेज है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है OX के अलोंग जो है मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, किसके अलोंग, OX क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है, उसके अलोंग जो है मूव कर रही है। हमने क्या किया, इसकी 2 कंडीशंस ले ली, एक ए ले ली और एक बी ले ली है। इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो हमने ओ ले ली, यानी ओरिजिन, यहाँ पर टाइम टी है और जीरो है। यहाँ से यहाँ तक ए पोजीशन पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो T1 लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है। ध्यान देना, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की 2 ही कंडीशंस के बारे में बात की है, कैपिटल ए के और कैपिटल बी के। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है, यानी ओरिजिन से। तो यहाँ पर हमने इसको इंडिकेट कर दिया, OA वेक्टर इज इक्वल टू x1 वेक्टर, किस टाइम पर, T1 पर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। OB वेक्टर इज इक्वल टू x2 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, T2। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल भी ले सकते हैं, AB वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, AB का मतलब हो गया ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, तो हम इसको लिख सकते हैं OB माइनस OA लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमारी यहाँ है, तो हम इसको इनिशियल से ही दिखाएंगे। तो ये हो गया है, क्योंकि हमें ए बी को जो है कन्वर्ट भी करना है, जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, x2 x1 गिवन है। तो ये हो गया आपका OB माइनस OA, यानी x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन टाइम टेकन क्या हुआ, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आई निकल गया x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ से कुछ कंडीशंस निकल के आती है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ पॉइंट्स है वो ट्रू होंगे। क्या ट्रू होंगे, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके इक्वल होता है,
डिस्टेंस के इक्वल होता है। दूसरा स्टेप दे रखा है वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। जो वेलोसिटी होती है वो टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन है द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज सेम वैल्यू इन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो है जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वेक्टर। वी वेक्टर से जो है ये मूव कर रही है। सेम वही लैंग्वेज है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें भी वी वेक्टर आप लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ भी आप दिखा सकते हो हैं इसमें वी वेक्टर। सेम फिगर ऊपर वाली है, थोड़ा चेंज है हल्का सा, और यहाँ भी आप वी वेक्टर लिख सकते हो वेलोसिटी को। ये छूट गया था इसलिए मैंने साथ के साथ लिख दिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वेक्टर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। यहाँ पर हमने दो पोजीशंस ली थी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर हमने 3 पोजीशन ली है ए बी सी। यहाँ पर हमने इनिशियल पॉइंट यहाँ लिया था, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हमने यहाँ पर ए पर लिया है। ऑब्जेक्ट पीछे से चली आ रही है, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया इसका इनिशियल पॉइंट, यानी पीछे से चलते हुए उसने जो है इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था एक्स नोट, ठीक है। फिर उसके यहाँ 0 टाइम लिया जाएगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन यहाँ मान रहे हैं। तो t इक्वल टू T1 पर जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो x1 है। कहाँ से, पीछे से। t इक्वल टू T2 पर कितना किया, x2 किया, वहीं से पीछे से, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू एक्स नोट एट इंस्टेंट टी इक्वल टू 0, ओ बी इक्वल टू ये एट इंस्टेंट ये, ओ सी इक्वल टू x2 वैक्टर एट इंस्टेंट टी इक्वल टू T2। अब यहाँ ध्यान दीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, यानी पहले हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ए बी वेक्टर अपॉन इसमें टाइम कितना हुआ, यहाँ इस टाइम, ये टाइम जो हुआ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से सॉरी यहाँ तक, तो T1 माइनस 0 लिख दीजिए। आप T1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 दिखाना जरूरी नहीं है। ऐसे ही जो है AC के लिए अगर आप ले रहे हो तो टाइम कितना लिया जा रहा है T2, यहाँ से यहाँ तक T2 माइनस 0 अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं जरा बोर्ड को रब कर देता हूँ। आगे देखिए, यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ए बी वेक्टर जो आएगा आपका वी वेक्टर इंटू T1 आ जाएगा, एंड यहां से ए सी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू T2 आ गया, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं ओ बी वेक्टर। देखिए अच्छा, ओ बी वेक्टर क्या होगा हमारा, ओ बी वेक्टर अगर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर बनेगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये, ओ बी कितना है आपका x1 वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है x नोट वेक्टर, और ए बी अभी निकाल लिया आपने वी वेक्टर T1। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है आपकी, ठीक है। सिमिलरली हम OC निकाल लेते हैं, OC इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। OC कितना हुआ आपका, OC हो गया x2 वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए एक्स नोट वैक्टर, और ये हो गया आपका v वैक्टर इंटू T2 वैक्टर। इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इसको इसके नीचे लिख लीजिए, x1 वैक्टर इज इक्वल टू एक्स नोट वैक्टर प्लस T1 वी वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट होगी है, इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस किया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया है, ये आ गया है x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर कॉमन ले लिया है T2 माइनस T1। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x2 वेक्टर इज इक्वल टू आ गया है x1 वेक्टर प्लस v वेक्टर इंटू T2 माइनस T1। ये आ गया है आपका x2 वेक्टर, यानी इसकी जो है
पोजीशन आ गई x2 वेक्टर की, x1 प्लस v इंटू वैक्टर v इंटू T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि आगे हम जो है पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कुछ आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट किस किस पोजीशन में कैसा हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है या स्टेशनरी है तो इट्स पोजीशन विल नॉट चेंज विद टाइम, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल बता दिया, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द रेलवे ट्रैक, ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक पर स्टैंड कर रही है, या यूँ कह सकते हैं बस स्टैंडिंग एट द रोड साइड, बस चली आ रही थी कहीं जाकर के रोक दी है रोड के साइड में जाकर के, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है। मान लीजिए जैसे रेलवे ट्रैक है तो ऑब्जेक्ट ने जो है ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसको यहाँ पर टाइम एक्सिस ले लिया है, इसको यहाँ पर क्या ले लिया है, पोजीशन एक्सिस, यानी टाइम को एक्स एक्सिस पर कंसीडर किया गया है और जो पोजीशन है उसको आपने वाई एक्सिस पर ले लिया है। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या ट्रेन है या आपकी जो है ये बस ही है, वो पहले से ही एक्स नोट पोजीशन कवर करके आई और वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि टाइम चाहे कितना भी बदलता चला जाए, टाइम कितना भी होता चला जाए, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, वो खड़ी ही रहेगी। तो ये ग्राफ जो शो कर रहा है, ये ग्राफ जो है रेस्ट वाली पोजीशन को शो कर रहा है, चाहे वो ट्रेन हो सकती है चाहे वो आपकी बस हो सकती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो उसी पोजीशन में खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ दिखा भी दिया गया है कि टाइम 0 पर है तब भी पोजीशन यही है, T1 पर है तब भी यही है, T2 पर है तब भी यही है, तो ये रेस्ट वाली पोजीशन में खड़ी हुई है। नेक्स्ट, क्लियरली पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है किस केस में, इस केस में रेस्ट वाली पोजीशन में वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। Hence the slope of position time graph is equal to velocity of object। वैसे टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे, फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का वो वेलोसिटी के इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन एज इट इज है, तो वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। जीरो तो होगी क्योंकि जो बस है या ट्रेन है वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एन ओब्लिक स्ट्रेट लाइन, ओब्लिक ये है स्ट्रेट लाइन ओब्लिक, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, और ये जा रही है बीच से जा रही है, इसको बोलते हैं ओब्लिक स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल intervals of time along a straight line, the object is said to be possesses uniform motion। यानी इस केस में जो है अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो ऑब्जेक्ट जो होती है यूनिफॉर्म मोशन में कही जाती है। यहाँ पर ये इक्वल टाइम में जो है इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, या आप कह सकते हो पोजीशन कवर हो रही है, तो इसलिए ये मोशन जो है आपकी यूनिफॉर्म मोशन है। इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू T0 टू, ये 2 है TO2, t इक्वल टू T1 द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इसके बीच में जो है ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू T1 तक, यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यहाँ लिख दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। टाइम दे दिया है t इक्वल टू 0, 0 पर जो पोजीशन है वो 0 ही है, और T0 पर x0 है, T1 पर x1 है, ठीक है, x1 वेक्टर है। क्लियरली पोजीशन टाइम ग्राफ इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस हैविंग पॉजिटिव स्लोप। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा था वो 0 मिल रहा था, और यहाँ स्लोप मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा,
किस टाइम एक्सिस से। आगे लिख भी दिया है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्यों आएगा कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लिख दिया ड्यू टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजेज इज वेरिंग मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो या उसकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है। इसके लिए एक एग्जांपल लिया, लेट कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम पे स्टार्ट हो रही है। फ्रॉम द ओरिजिन कार पिक्स अप सम स्पीड टिल टी इक्वल टू टी वन मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड टिल टाइम टी इक्वल टू टी टू एंड द कार come to rest. The position time graph for this case is shown is as shown in figure। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा है कि एक कार जो है कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रही है, उसका टाइम जीरो है, तो T1 पर जाकर के उसकी स्पीड जो है इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। स्पीड तो यहीं से इंक्रीज हो रही है लेकिन T1 तक स्पीड इंक्रीज हुई, फिर टाइम T2 पर जो है उसकी जो स्पीड है वो फाइनल होगी और वो रेस्ट की पोजीशन में चल रही है। तो इस कंडीशन में किस टाइप का ग्राफ बनता है, तो वो आपको दिखाया गया है फिगर में। यानी T इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली गई, T1 तक बढ़ी, फिर और बढ़ी स्पीड T2 तक बढ़ी, T2 पर जाकर के उसने रेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसमें जनरली एक ग्राफ बता दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मतलब जो ग्राफ पोजीशन के और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाएगा उसी ग्राफ को बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। टू ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम टी को जो है एक्स एक्सिस पर ले लिया गया है और पोजीशन को जो है कहां पर ले लिया है, वाई एक्सिस पर ले लिया है। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वेक्टर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और स्ट्रेट लाइन क्या है, ओ एक्स के अलोंग मूव कर रही है। तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस ले ली हमने, क्या किया, लेट द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट्स टी नॉट T1 and T2 be x0 x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। हमने जो है जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो है कुछ पोजीशंस कंसिडर कर ली है, T0 टाइम पर, T1 टाइम पर, T2 टाइम पर, ये कुछ इंस्टेंट है उन पर हमने इनको कंसिडर कर लिया है। हम ये निकालना चाह रहे हैं स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका स्लोप निकाल रहे हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, देखिए हमने एज्यूम कर लिया है कि ये जो लाइन है ये टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, हमने इसके कुछ पॉइंट्स ले लिए ए बी सी, तीन पॉइंट पर हमने इसकी कंडीशंस शो कर दी हैं। ये टाइम टी नोट है, इस पर जो पोजीशन है वो एक्स नोट वेक्टर है, T1 पर x1 वेक्टर है, T2 पर x2 वेक्टर है। क्लियर है, फिर हमने जो है इन लाइन को डॉटेड कर दिया है, ऐसे यहाँ डॉटेड कर दिया, ये डॉटेड कर दिया है, यहाँ पर हमने इनको एज ए कोऑर्डिनेट शो कर दिया है। ये क्या बना, P पर T नोट जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट शो किए जाते हैं A0 टाइप के किए जाते हैं, यानी T नोट जीरो, T1 जीरो, T2 जीरो, T3 जीरो, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर 0x0, 0x1, 0x2। ठीक है, अब इनके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे T नोट x0, T1 x1,
T2 X2, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, बी के हैं और ये सी के हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। हमने थीटा एंगल एज्यूम किया है, तो जो थीटा है यही एंगल थीटा भी होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो हम यहाँ से देखिए टेन थीटा निकालते हैं। स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन थीटा क्या होगा देखिए, पहले इस ट्राइंगल के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सीई अपॉन बीई, ये बन गया यहाँ पर सीई अपॉन बीई इज इक्वल टू, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी, क्लियर है। तो m इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर, थोड़ा अगर हम ध्यान दें, m इज इक्वल टू सीई को क्या कहेंगे आप, सीई, व्हाट इज सीई, सीई ये है, तो सीई का मतलब ये हो गया आपका mn, यानी आप इसको लिख सकते हो mn अपॉन बीई, क्या हुआ, व्हाट इज बीई, बी हो गया आपका QR। ऐसे ही BD को अगर हम देखें, BD किसके इक्वल होगा, BD होगा LM के इक्वल, अपॉन AD अगर हम देखें, AD ये रहा, यानी PQ हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, M इज इक्वल टू, देखिए MN क्या हुआ, MN ये हुआ, तो MN कैसे निकालोगे आप, ये यहां से यहां तक x2 वेक्टर है, यहां से यहां तक x1 वेक्टर है, तो आप इसमें से x2 वेक्टर में से x1 वेक्टर माइनस कर दीजिए, ऐसे ही टाइम में आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ऐसे ही ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये वाला अगर हम ये देखें LM, तो ये क्या बनेगा, x1 वेक्टर माइनस x नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई T1 माइनस T नॉट, क्लियर है। अगर आप ध्यान दें, M इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अगर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं डेल्टा x वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा t, और डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, यानी दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू आ गया है वेलोसिटी v। अब यहां कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं क्लियरली, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द वेलोसिटी of the particle of the object या particle at any instant। ठीक है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ये बताता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से चल रही है उसकी जो वेलोसिटी होती है पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप के इक्वल होती है। तो ये आपको वेरीफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले क्या पढ़ा था, पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। अब पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। द ग्राफ, सेम वही लैंग्वेज है, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम को जो है एक्स एक्सिस पर लेना है, वेलोसिटी को किस पर लेना, वाई एक्सिस पर। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वेक्टर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट जो है वी वेक्टर वेलोसिटी से जो है मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ ध्यान देने की बात है, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t0, t1, t2, t3, t4 जो भी लेना चाहे,
विल बी v वेक्टर, यानी हर इंस्टेंट पर जो है ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी नोट माइनस जीरो, यानी इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, फॉर्मूला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, सेम वही है। तो वेलोसिटी हमारी होगी यहाँ पर कितनी, v हो गई है, और टाइम इंटरवल टी जीरो माइनस जीरो, टी नोट माइनस जीरो। इसको सोल्व किया तो v टी नोट आ गया। v को अगर ग्राफ से उठाते हैं वेलोसिटी को तो क्या आएगी यहाँ पर हमारी, ये ओसी, ये होगी ओसी, और टी नोट को हमने क्या कहा है, ओपी। तो अब थोड़ा है इसको ध्यान से देखो, ओसी इंटू ओपी, ओसी इंटू ओपी, इट इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसका एरिया हो गया है, ओसी इंटू ओपी क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया। तो बस यहाँ हमने लिख दिया है एरिया ऑफ ओपी ए सी। ठीक है, तो क्लियर ये होकर के आया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, वो डिस्प्लेसमेंट एरिया के इक्वल आ गया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब दूसरे स्टेप में भी करके देख लेते हैं। क्लियरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंटरवल दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब दूसरे के लिए कर लिया हमने, दूसरे इंटरवल के लिए T1 और T नोट इंटरवल में निकालना चाह रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल T1 माइनस टी नोट, यानी पी क्यू निकाल रहे हैं हम। तो क्या होगा देखिए, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या हुई, v होगी है, और टाइम इंटरवल क्या हो गया, T1 माइनस टी नोट। वेलोसिटी को हमने लिख दिया है AP, AP लिख दीजिए, BP लिख, BQ लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसमें से ये एक लिखेंगे AP और BQ में से, क्योंकि उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में। तो AP इंटू ये हो गया T1 क्या हुआ, OQ, और ये हो गया आपका OP, OQ माइनस OP। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया AP इंटू पी क्यू, AP इंटू पी क्यू, AP इंटू पी क्यू, ये फिर रेक्टेंगल बन गया है। तो सीधी सी बात हो गया, बात होगी है कि ये इसका एरिया हो गया, AP इंटू पी क्यू क्या हो गया, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो सीधा सा फंडा निकल के आया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी इंटरवल में हमेशा किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। लेकिन एरिया कौन सा होना चाहिए, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये पीछे भी बता दिया गया है, वही पिछले वाली डेफिनेशन है। क्लियरली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। सीधी सी बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी हर इंस्टेंट पर डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म ऑब्लिक वेरिएबल वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with a variable velocity if either its speed or its direction of motion or both change with time। सीधी सी बात है, वेरिएबल वेलोसिटी जो होती है क्या होती है कि इसकी या तो स्पीड चेंज हो रही हो, ठीक है, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या इसकी दोनों ही डायरेक्शन भी और स्पीड दोनों ही चेंज हो रही हो, तब जाकर के ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल वेलोसिटी की कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान देना, डेल्टा एक्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी। हमने यहां डेल्टा टी लिख दिया है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी को वेक्टर वी ए वी से रिप्रेजेंट किया गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। द एवरेज वेलोसिटी
पॉजिटिव होती है कब, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, और निगेटिव होती है जब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। द पोजिशन टाइम ग्राफ बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखा दिया आपको ये ग्राफ। लेट द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टी एंड टी प्लस डेल्टा टी बी एक्स वेक्टर एंड एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ये जो है एक जो है आपको कर्व दिखा दी गई है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो इस टाइप की कर्व मूव बनेगी। ठीक है, इसकी दो पोजीशंस ले ली हैं, एक ए और एक बी। दो पोजीशंस पे क्या करा हमने, टी टाइम ए पर टाइम टी है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर है, और टी प्लस डेल्टा टी है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा एक्स वेक्टर है। तो हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी x2 का मतलब ये वाली पोजीशन माइनस ये वाली पोजीशन। ऐसे ही टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 सोल्व किया, ये आ गया है। सिमिलरली ऐसा ही है जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी। इफ इन लिमिटिंग केस टाइम इंटरवल डेल्टा t टेंड्स टू 0, दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ को अप्रोच कर रहा है, वेलोसिटी की। कब कर रहा है अप्रोच, एट दैट इंस्टेंट, एंड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही कहेंगे। कब, जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहां पर लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वी एवरेज वेलोसिटी, किस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये आपका वी आई हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका एज इट इज हो गया। इधर टाइम इंटरवल नहीं था इसलिए ये जो कन्वर्ट हो गया किस में हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की चीज है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड इज नोटेड बाय dx वेक्टर अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू dx वेक्टर अपॉन dt। यानी ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा आपने जो है वो वाली पढ़ी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ध्यान देना। ये लिखा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट keeps on changing with time, such motion is known as accelerated motion। ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी में चेंज कर रही है तो उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगले ही 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। उससे अगले ही 3.5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 18 या 19 कुछ भी 18 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, टाइम के साथ साथ ही उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, स्पीड में नहीं वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी मीन्स हो गया है, वेलोसिटी मीन्स मतलब ये नहीं कि इसकी जो है मैग्नीट्यूड में ही चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी में चेंज ही कहा जाता है।
अब देखिए 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और 3 पर क्या होगी 15 होगी और उसी के साथ जो है 3.5 पर 18 होगी। यहाँ बढ़ी लेकिन यहाँ उसी के हिसाब से कम हो चुकी है। तो इस तरह की मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन को भी दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, एक हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, सेम इसी से जुड़ा हुआ, देखिए क्या है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी, यहां वर्ड सुनना ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, then the object is said to be moving with constant acceleration and such motion is known as uniformly accelerated motion। अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट हमने ले लिया है 4 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम में जो चेंज हो रहा है, अब देखिए 2 से 3 तक पहुंचने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, 1 सेकंड, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, चलिए दूसरे इजी तरीके से बता दूं, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, अगर हम इसका 1 सेकंड में निकालें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, वही इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं तो 1 सेकंड में इसको भी 3 से डिवाइड किया आपने तो 5 मीटर सेकंड, ऐसे इसको 4 से डिवाइड किया तो ये भी 1 सेकंड में जो है 5 मीटर पर सेकंड, यानी यूनिट टाइम में जो है उसकी स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड ही हो रहा है। तो यहां पर जो है चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है यूनिट टाइम के हिसाब से जो है क्या हो रहा है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती हुई कही जाती है। अब इसी के हिसाब से ये इसके अपोजिट है, यहाँ क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज नॉट कांस्टेंट, इसमें अंडरलाइन किया मैंने, नोट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करते हुए कही जाती है, एंड सच मोशन इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखिए 2 सेकंड में जो है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 3 में ये है, मान लीजिए 4 में जो है यहाँ पर हमने 18 ही कर दिया है, ठीक है, तो यहां ये निकाला आपने तो ये तो 5 आ गया और ये भी 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 में निकाला तो ये कितना आ गया आपका 18/4 यानी 9/2 यानी 4 पॉइंट, ये आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 में ले लीजिए आप, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आपने ले लिया है 24 ले लिया, 25 ले लिया मीटर पर सेकेंड, तो जब इसमें देखें तो कितना आ गया, 1 सेकेंड का ही टाइम वो आ गया वेलोसिटी 24/5, दिस इज 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ अगर आप देखें तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है एक यूनिट के हिसाब से, यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 4.5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ 4.8 मीटर पर सेकेंड है। तो जो ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब हम जो है इसमें एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, ये कह रहा रेशियो का जो रेशियो है किसका, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो होना चाहिए किसके साथ, टाइम के साथ में, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ले लीजिए, यहां पर आप टाइम टेकन भी ले सकते हो, टाइम टेकन। क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी v होता है, वेक्टर v होता है, लेकिन चेंज की बात कर रहे हैं तो हम डेल्टा v ले लेते हैं, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है टाइम भी हमने क्या ले लिया है, डेल्टा t। तो इसको बोलते हैं एक्सलेशन। एक्सलेशन जो है, एक्सलेशन इज डिनोटेड बाय वेक्टर a, वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इट्स यूनिट इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इसकी डायमेंशन जो होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सलेशन, वैसे तो ये आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में करा दिया है, फिर भी आपको याद होना चाहिए, L(T)⁻²। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक स्टेप और लिख देता हूं। इफ एक्सलरेशन, तो ध्यान देना एक्सलेशन इज पॉजिटिव, अगर एक्सलेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, या यूं कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सलेशन पॉजिटिव होगा, या यूं कह सकते हैं एक्सलेशन अगर पॉजिटिव है तो यानी ऑब्जेक्ट जो है इंक्रीजिंग स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है। दूसरा स्टेप, इफ एक्सलेशन इज नेगेटिव देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है। अब जब ये डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी तो एक्सलेशन जो है, आपने भी कहा निगेटिव, तो जो निगेटिव एक्सलेशन है इसका दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं निगेटिव एक्सलेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सलेटेड मोशन क्या है आपको बता दिया है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, एक्सलेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल एक्सलरेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तभी वेरिएबल एक्सलेशन से मूव करती हुई कही जाती है जब इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो अनइक्वल होना चाहिए, लेकिन कब, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पहले वाला था, मान लीजिए 2 सेकंड में जो है उसकी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में जो है 15 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट आपने 4 सेकंड ली, इसमें जो है 18 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर हम इंटरवल में चेक करें, अगर एक सेकंड का इंटरवल में चेक करें तो कितना चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी एक सेकंड में अगर हम चेक करें तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, इतना चेंज आ रहा है। तो टाइम इंटरवल तो देखिए ध्यान से सेम है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल है,
इसलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि नाम ही आ गया इसका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम के किसी छोटे से मोमेंट पर एक्सेलरेशन जो होता है। ये लिख भी दिया गया, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी छोटे से पार्ट पर इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए उसको रहने दीजिए। अब इसके लिए जो है हमने इसको प्रूफ किया है, देखिए क्या है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ये फिगर में शो है। क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये इधर क्या है, टाइम ले लिया आपने, यहाँ क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रही है, एक कर्व पर मूव कर रही है। ठीक है, हमने क्या किया है, मान लीजिए यहाँ इस टाइम टी पर, ये हमने इधर टाइम टी लिया है तो वेलोसिटी ली है, ये टाइम टी है, टाइम टी पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो v ले ली है हमने यहाँ पर। ठीक है, v वेक्टर, और यहाँ पर जो हमने ले ली है वेलोसिटी वो होगी है v प्लस डेल्टा वी, और टाइम क्या हो गया t प्लस डेल्टा टी। ठीक है, इसको हमने जो है नाम दे दिया है a, इसको b दिया है, और इसको यहाँ पर हमने इसको ऐसे मिला दिया c दिया है। ठीक है, तो वही ऊपर उसमें शो किया गया है, वो मैंने टाइम की वजह से पहले से ही बना लिया है। देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, टी पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो आपने v कंसीडर कर ली है, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल्टा v होगी। अगर हम इसके जो है कोऑर्डिनेट भी बनाए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो वो क्या बन जाएंगे, टी वी वेक्टर। और अगर ऐसे ही यहां बनाए हम, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, टी प्लस डेल्टा टी, और ये हो गया वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर, ये बी पोजीशन के हो गए। ठीक है, और अगर हम सी के भी बनाना चाहें तो सी के भी बना सकते हैं। ठीक है, सी के जो होंगे टी प्लस डेल्टा टी पर जो है सी पोजीशन पर वेलोसिटी वी होगी, ये है अगर हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इस पे एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, और एक्सेलरेशन को हम चेंज करेंगे किसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। चलिए, टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर वेलोसिटी इतनी और टी पर जो है इतनी है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने ए वेक्टर ले लिया है, पीछे हमने पढ़ा था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी इसको लिख लिया हमने v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पर t2 माइनस t1। ठीक है, v2 वेक्टर का मतलब हो गया ये, इसको आपने v2 वेक्टर बोल दिया है ये, और ये हो गया आपका यहाँ पर v1 वेक्टर, इनिशियल जो पोजीशन है उसकी। अब वैल्यू रखिए, v2 वेक्टर क्या हुआ, v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, और ये हो गया डायरेक्ट कर दिया मैंने माइनस v वेक्टर डिवाइडेड बाई t2 क्या हो गया आपका, t2 ये वाला टाइम हो गया, और ये t1 हो गया, यानी t प्लस डेल्टा t माइनस t। चाहे आप यहां लिख भी सकते हो दिस विल बी t1, दिस विल बी t2, और यहां लिख सकते हो v2 वेक्टर, और ये लिख सकते हो आप v1 वेक्टर। क्लियर है, अब इसको सोल्व किया तो ये कैंसिल किया, तो ये t से t कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन जो आ गया है ये हो गया डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ठीक है, यहां पर ये हो गया एक्सेलरेशन जो हो गया वो क्या हो गया, स्लोप बन गया। किसका स्लोप बन गया है, देखिए स्लोप किसका बन गया है, स्ट्रेट लाइन ए बी का स्लोप बन गया है। ठीक है, यानी जो एक्सेलरेशन हो गया वो किसके इक्वल आ गया, स्लोप के इक्वल आ गया। किसका स्लोप, स्ट्रेट लाइन ए बी, अंडर, अंडर मीन्स हो गया है कि किसका किसका ग्राफ ड्रॉ किया गया, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां लिख दें हम क्लियरली, क्लियरली एक्सेलरेशन of an object
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इन लिमिटिंग केस टाइम इंटरवल डेल्टा टू, लिमिटिंग केस एक लिमिट वाला केस ले रहे हैं, छोटा सा केस ले रहे हैं, लिमिटिंग केस टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू, कहां टेंड्स कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है। टेंड्स करने का मतलब हो गया बहुत थोड़ा सा टाइम है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, दैट इज, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। देन डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी approaches the acceleration, एक्सलरेशन की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन कब, एट दैट इंस्टेंट इज नोन एज, यानी उस इंस्टेंट पर इस एक्सलेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन बोलते हैं। किस इंस्टेंट पर, जब ये टाइमिंग जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, ठीक है। और हम अगर इसको निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, वेक्टर ए आई से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इधर भी आपने क्या किया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा दो, लेकिन इधर कोई टाइमिंग है ही नहीं, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, ए आई बोल दिया, इधर अगर आप लगा दें, ठीक है। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूं इसको, आपने यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा दिया इसमें, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोल दिया आपने ए आई वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब इसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, किस बेस पे कह रहे हैं, अब वो लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, लिमिट, ध्यान देना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऑफ वेक्टर वी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, क्लियर है। एंड इज डिनोटेड बाय, ध्यान देना थोड़ा है यहां पर, बाय डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, डी टी वेक्टर नहीं, डी टी। देखिए सीधी सी बात है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी
इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर वी। वेक्टर v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको नोन किया जाता है कब, विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, एंड इज डिनोटेड बाय dv अपॉन dt, dv वेक्टर अपॉन dt। मतलब इसको, इस वाले स्टेप को हम dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। dv अपॉन dt में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल है, तो यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर ai वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू dv अपॉन dt, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। और इसको भी यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, क्लियरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है कि एक ही बार आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर इसका 2 बार भी होता, 3 बार भी हो तो आगे पढ़ा जाएगा आपको। इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी v ऑफ v वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम t एट गिवन इंस्टेंट ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये dv अपॉन dt को आपने जो है पीछे स्लोप भी बोल दिया था, तो यहां पर मैं एक स्टेप लिखवा रहा हूं, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट is upward the right, if slope of tangent is upward the right, then क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देन इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में लिख दिया, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन सी थी, ए बी है, टेंजेंट ए बी, ये लाइन ए बी है ना, जो ए बी, टेंजेंट ए बी इज डाउनवर्ड द राइट, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है। फॉर्मूलाज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, तो टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, वो उन्हीं रिलेशंस को जो है यहां फॉर्मूले की फॉर्म में डिराइव करना है। मतलब क्या है, वेलोसिटी होगी हमारी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हुई, टाइम हो गया है, और एक आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट होगा, एक रिलेशन तो ये बन गया, एक आपका जो है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हो गया, और एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा। तो हमें यहाँ 3 रिलेशन जो है वो आपको डिराइव करने हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने इसमें, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल ए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, किसके अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन OX।
हमने ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, एक पॉइंट ए ले लिया है और एक पॉइंट बी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ओ एक्स स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है और इसके हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, एक ए है एक बी है। ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी मूव कर रही होगी, पीछे से भी आ रही होगी, लेकिन हमने एक ओ एक्स वाला पार्ट ले लिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस ओ एक्स वाले पार्ट पर भी हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक स्मॉल ए कैपिटल बी। मान लीजिए कि यहां पर हमने अपनी मोशन स्टार्ट की है, तो ये हमारा इनिशियल टाइम होगा। u वेलोसिटी से जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, t1 टाइम पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमने कंसीडर कर लिया है x1 है, और t2 टाइम पर यानी यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने x2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। और t टाइम के बाद जो इसकी पोजीशन है o से लेकर के b तक, वो क्या है, सॉरी t टाइम से b तक पहुंचने की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमने कंसीडर कर लिया है v आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद, ठीक है। तो हम यहां ये जो हमने यहां मेंशन किया है इसको यहां नोट कर देते हैं, लेट x1 and x2 be the displacement and v1 v2 are the velocities of the object at the instants, इधर लिख देता हूं, इंस्टेंट्स t1 एंड t2, यानी सीधी सी बात है t1 और t2 इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है या डिस्प्लेसमेंट्स है वो x1 और x2 है, और वेलोसिटी जो है यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है, ठीक है। हम जो है पहला रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अब देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां करेंगे एक्सलरेशन इज इक्वल टू, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल लिख दीजिए, टाइम टेकन लिख दीजिए। एक्सलरेशन क्या है, ए है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग t2 माइनस t1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a, t2 माइनस t1, क्लियर है। यहां लिखते हैं इनिशियली, इनिशियली अगर आप इनिशियली की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी एट पॉइंट ओ भी लिख सकते हो, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, तो यहां पर क्या होगा, t1 जो टाइम है वो आप जीरो लोगे, यानी टाइम जो है जीरो है, t1 की वैल्यू जीरो होगी, t1 इनिशियल टाइम के लिए यूज होगा, t2 फाइनल के लिए यूज होगा, और t1 जब जीरो है तो वेलोसिटी v1 क्या है आपकी u है। यहां पर लिख देते हैं आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी of the object will be v,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल के लिए तो एक कंडीशन हुई, फाइनल के लिए क्या होगी, T2 किसके इक्वल हो जाएगा, T के, क्योंकि T टाइम लिया जा रहा है, यहां से वहां तक जाने में T टाइम लिया जा रहा है। और वेलोसिटी जो होगी V2 वो किसके इक्वल होगी, V के। अब ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो V2 की जगह पर क्या आ गया, V माइनस V1 क्या हुआ आपका, U हो गया, दिस इज इक्वल टू A, T2 क्या हुआ, T माइनस T1 क्या हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका, अगर आप सिंप्लीफाई करें तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन A से मूव कर रही है तो ये वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन आ गया है। वेलोसिटी चाहे वो आपके फाइनल हो, इनिशियल हो, ये उनके बीच में एक रिलेशन है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसमें क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी को हम VAV से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला और होता है V1 प्लस V2 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर लीजिए या डिवाइड में लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए 2 भी इधर ही ले गया आप, ये हो गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। अब यह थोड़ा ध्यान देना, हमने पीछे जो है पहले रिलेशन में V2 इज इक्वल टू पढ़ा था, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A T2 माइनस T1, ये हमने पिछले रिलेशन में पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा उसको यहां यूज करेंगे, देखिए x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हाफ, V1 आपका एज इट इज हो गया, V2 को लिख दीजिए V1 प्लस A T2 माइनस T1। ये जो है आपका T2 माइनस T1 है, इसको आप बाहर ही रखिए। अच्छा, जो आपने यूज किया है इसको आप चाहे यहाँ लिख दीजिए, सिंस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A T2 माइनस T1, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हाफ, ध्यान दें कितना हो गया 2V1, मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 2V1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। चाहे तो हम 2 हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 T2 माइनस T1 प्लस हाफ A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वही कंडीशन लगा देते हैं इनिशियल वाली, ठीक है। यहां लिख देंगे इनिशियली क्या होगा, इनिशियली T1 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, U के, इनिशियल वेलोसिटी U है, और जो डिस्प्लेसमेंट है x1 इज इक्वल टू, उसको हमने कंसीडर कर लिया x नोट, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए,
और साथ के साथ टी वाली कंडीशन में लगा दो, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी क्या होगा, T2 जो हो जाएगा वो आपका T के इक्वल हो जाएगा, और X2 जो हो जाएगा वो आपने X कंसिडर कर लिया है, X एज्यूम कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए। X2 किसके इक्वल हुआ, X माइनस X1 किसके इक्वल हुआ, X नोट, दिस इज इक्वल टू V1 किसके इक्वल हो गया, U के हो गया। T2 माइनस T1, T2 व्हाट इज T2, T माइनस 0 प्लस हाफ T माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसमें a छूट गया, इसको a को लिख दीजिए, सॉरी a के लिए a टी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, x माइनस एक्स जीरो जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमने कोई नाम दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू एस आपने कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक पहले वो फर्स्ट इक्वेशन थी मोशन की और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम थर्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। कुछ पोर्शन इसी में से लेना है, इसको इसलिए मैंने एज इट इज रखा, ये कंडीशन आपकी सेम रहेगी। चलिए मैंने यहां तक जो का तो है इसको एज इट इज रखा, ये हो गया आपका। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी a इक्वल टू हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस सोल्व कर लीजिए इसको, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग सेकंड को फर्स्ट से कर दीजिए डिवाइड, या फर्स्ट को सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट करिए, v2 माइनस v1 अपॉन 2x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू v2 प्लस v1 लिख दो इसको, या v1 प्लस v2 इंटू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई, एक मिनट मिस्टेक हो गई भैया, एक मिनट, v2 माइनस v1 यानी ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, a t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका v2 प्लस v1 इंटू t2 माइनस t1, ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स टू माइनस x1। ठीक है, अब मैंने ये रब किया नहीं, इसको भी इसी में यूज करता हूँ। इनिशियली t1 इज इक्वल टू 0, टाइम तो है ही नहीं इनिशियली, बस ये कंडीशन हो जाएगी, v1 u के इक्वल हो जाएगा, और x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x नोट के, और x2 किसके इक्वल हो गया, आपका जो है x के इक्वल हो गया। तो इसी में पुट कर देते हैं, पुट करिए, v2 किसके इक्वल हो गया, अच्छा v2 नहीं लिखा, ओ सॉरी यहाँ लिख देते हैं, v2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका
वी के हो गया। तो यहाँ पुट कर दिए V2 की जगह क्या रखा आपने, वी स्क्वायर माइनस V1 की जगह क्या रखा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा एक चीज और मिस हो गई यहाँ पर, क्या छूट गया भैया, 2 छूट गया, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ये हो गया 2a और ये क्या हुआ x2 माइनस x1, x2 किसके इक्वल है, x के, और x1 x नोट के हो गया, ये हो गया। अभी पीछे भी हमने यूज करा था, x माइनस x2 को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम t इक्वल टू x माइनस एक्स नोट, इसको आपने s लिख दिया, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या यूँ कह सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।